पड़ोसियों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ना तय माना जाता है। ठीक उसी तरह वैश्विक राजनीति में भी पड़ोसी काफी मायने रखते हैं। हम पड़ोसियों का चयन नहीं कर सकते और ना ही उन्हें बदल सकते हैं। भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों से हमेशा ही परेशान होता रहा है। ऐसे में म्यांमार जैसे पड़ोसी देश जिनसे हमारा मित्रवत रिश्ता रहा है, हमारे लिए काफी अहम हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम म्यांमार के रखाइन प्रांत में भारत द्वारा बंदरगाह की शुरुआत और इससे उपजे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही देखेंगे कि रखाइन प्रांत भारत के अलावा चीन और बांग्लादेश के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा इस प्रांत का रोहिंग्या से क्या कनेक्शन है, इस पर भी हम गौर करेंगे। जैसा कि आप टॉपिक भी देख रहे होंगे, म्यांमार के किस प्रांत पर भारत, चीन और बांग्लादेश की नज़र है। यानी कि म्यांमार का एक जगह है जिस पर 3 देश हैं, भारत, चीन और बांग्लादेश, और तीनों ही एक ही जगह के देश हैं, दक्षिण एशिया के, और आपस में सीमा भी साझा करते हैं और निश्चित तौर पर इन तीनों में तकरार भी चलता रहता है। और म्यांमार में आजकल जो राजनीतिक स्थिति है बहुत बेहतर नहीं है, लोकतांत्रिक शासन नहीं है, सेना ने तख्ता पलट कर दिया था। इसके बाद जो स्थिति उपजी है उन सभी पर नज़र रखते हुए इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिटेल से इसको देखते हैं और सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह मुद्दा सुर्खियों में क्यों आया हुआ है। यहाँ बीबीसी का न्यूज़ देख रहे हैं, बीबीसी ने एक स्टोरी कवर किया इस पर कि म्यांमार के किस प्रांत पर भारत, चीन, बांग्लादेश की नज़र है। और दरअसल ये प्रांत जो है वह रखाइन प्रांत कहा गया है। रखाइन प्रांत जो है उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। आप रोहिंग्या के बारे में जानते होंगे, तो रोहिंग्या शरणार्थी जो है दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई थी और इनका ताल्लुकात जो है रखाइन प्रांत से है। तो इसी को लेकर के हम बातचीत करने वाले हैं। यह देखिए, यह जो आप तस्वीर देख रहे होंगे म्यांमार के रखाइन प्रांत का ही एक समुद्री किनारा है, एक तट है। इसको लेकर के ही हम डिटेल से बात करने वाले हैं। इससे उपजे हुए प्रमुख बिंदु क्या है, सबसे पहले हम उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। हाल ही में भारत के बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, और म्यांमार के उप प्रधानमंत्री हैं एडमिरल टिंग आंग सांग ने एक साथ यहाँ पर देखिए कालादान परियोजना के तहत एक नए सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया। यहाँ ध्यान देना है, 2 बातें की गई है। भारत के मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, ये अभी म्यांमार गए थे वहाँ के दौरे पर, और वहाँ के उप प्रधानमंत्री के साथ मिल करके कालादान परियोजना के तहत एक बंदरगाह बनाया जा रहा है, जिस बंदरगाह का नाम है सितवे बंदरगाह। ध्यान रखना है कि यह सितवे बंदरगाह जो है यह रखाइन प्रांत में ही बनाया जा रहा है और यहाँ पर कालादान परियोजना की बात की जा रही है। भारत सरकार का एक जो है महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है कालादान परियोजना, इस पर हम डिटेल से भी बात कर लेंगे। तो इसके तहत यह काम किया जा रहा है। इसी को देखते हुए वैश्विक स्तर पर यह बात चर्चा में चल पड़ी है, खास करके चीन की नज़र यहाँ पर भारत पर टिकी हुई है। तो यही डिटेल से हम देखेंगे। जैसे कि सर्बानंद सोनोवाल ने वहां पहुंचने वाले पहले भारतीय मालवाहक जहाज का भी स्वागत किया। यह जो अभी बनाया गया है बंदरगाह, सितवे बंदरगाह, वहां पर पहला जो मालवाहक जहाज पहुंचा है उस बंदरगाह का, उसका भी उन्होंने रिसीव किया, उसका स्वागत किया है। और यह जो है, यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये रखाइन प्रांत पर जाता है और ये सितवे पोर्ट पड़ता है। तो यहाँ बंगाल के तरफ से, यहाँ पर कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से यह जो है मालवाहक जहाज यहाँ पर सितवे पोर्ट पर पहुंचा था और इसका जो है स्वागत वहाँ पर मंत्री महोदय करते नजर आए। तो यह तो प्रमुख बिंदु था। यहाँ पर अब हमारे लिए जरूरी हो जाता है जरा ठहर के, चूंकि चर्चा आ गया है कि कालाधन परियोजना, तो कालाधन परियोजना है क्या, जिसका एक जो है कह सकते हैं एक परियोजना है सितवे बंदरगाह। तो सबसे पहले कालाधन परियोजना समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि कालाधन परियोजना जो है भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, महत्वाकांक्षी परियोजना है, और भारत का कहीं ना कहीं एक तरह से कहें कि एक नेटवर्क, जो कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, 7 सिस्टर स्टेट, उसके लिए भी यह परियोजना काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कालाधन जो है मल्टी मॉडल परियोजना है। मल्टी मॉडल का कहने का मतलब है कि इस परियोजना के तहत बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, एक से अधिक काम किए जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर बंदरगाह भी बनाया जा रहा है, रोड बनाया जा रहा है, और भी कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं। तो इसीलिए इस परियोजना को मल्टी मॉडल परियोजना कहा गया। कोलकाता बंदरगाह को
समंदर के जरिए जो है म्यांमार के सितबे बंदरगाह से जोड़ती है। इस मैप के थ्रू हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यह कोलकाता है जो भारत का हिस्सा पड़ जाता है, और यहाँ पर ये म्यांमार का हिस्सा ये वाला हो गया। ये जो रेड लाइन आप देख रहे होंगे, ये देखिए, यह रेड लाइन जो है यह इंटरनेशनल बॉर्डर दिखाता है। तो इस तरफ से यह जो एरिया पड़ जाता है बांग्लादेश का क्षेत्र है, यह भारत का नॉर्थ ईस्ट का जगह पड़ता है, और ये मिजोरम यहाँ पर है भारत का, ठीक है। और यह जो हिस्सा है पूरा ये म्यांमार में आता है। तो म्यांमार का यह जो एरिया पड़ता है यह कहीं ना कहीं ये वाला जो है यह रखाइन प्रांत है, और इसका एक जगह यह है सितबे बंदरगाह। तो सितबे पोर्ट पर अभी बंदरगाह बनाया गया कालाधन परियोजना के तहत। यहाँ से जो है समुद्री मार्ग से भारत के ये जो देख रहे हैं कोलकाता से ये पूरा जो है सी रूट यहाँ सितबे पे आता है, यानी कि समुद्री मार्ग से कोलकाता से और यहाँ पर म्यांमार के सितबे बंदरगाह से अब हम समुद्री मार्ग से जुड़ चुके हैं, जिसकी दूरी कितनी होगी 539 किलोमीटर। तो अब यहाँ एक बात ध्यान देने की बात है कि आप इस चीज़ को पहले समझ लीजिए कि क्या ज़रूरत था। हम बांग्लादेश से तो कर ही रहे थे, यहाँ पे जो सामान जाता था पहले बांग्लादेश के पोर्ट होते हुए जाता था, कई बार जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जाता था, लेकिन अब अगर हम यहाँ जुड़ जाते हैं तो डायरेक्ट हम इस सी रूट का इस्तेमाल करते हुए भारत तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है आयात निर्यात का वह कम हो जाएगा, उसकी बचत होगी। तो यह एक फायदा इसमें है। दूसरा एक चीज समझ लीजिए, यह जो हमारा सेवन सिस्टर्स है इस पर हम डिटेल्स हालांकि मैं आपको बताऊंगा, ये लैंड लॉक स्टेट पड़ जाते हैं हमारे। तो यहाँ पर वहां पर हम चर्चा करेंगे कि लैंड लॉक स्टेट का क्या मतलब है, आपको बताएंगे। देखिए ये जो सबसे पहले हम भारत के कोलकाता से यहाँ सितबे पोर्ट पे आए हैं, इसके बाद यहाँ से ये कालादान रिवर पड़ जाता है, और यहाँ से हम निकलते हैं रोड मार्ग के जरिए, यहाँ पर हम मिजोरम तक के पास तक आ जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए सितबे बंदरगाह से जो है पालेतवा नदी के जरिए, पालेतवा नदी ये पड़ जाता है ये एरिया, तो यहाँ पर हम पालेतवा नदी के जरिए कालादान पालेतवा को भारत की सीमा तक और म्यांमार को सड़क के रास्ते लांगतलाई, यहाँ पे देखिए लांगतलाई की बात की जा रही है जो मिजोरम में स्थित है उसको जोड़ती है। तो अब यहाँ पर समझना है कि मिजोरम को अगर नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का एक साधन ये हो गया कि यहाँ से हम कोलकाता से सी रूट से सीधा यहाँ पहुँचते हैं, और यहाँ से फिर सड़क मार्ग के जरिए हम मिजोरम पहुँच जाते हैं, अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पहुँच जाते हैं। तो अब आगे मैं डिटेल बताऊंगा कि किस तरह से चिकन नेक की चर्चा सुनी होगी आपने। तो चिकन नेक के वजह से नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचना भारत के लिए हमेशा ही मुश्किल भरा काम रहा है। तो एक रूट हमारे लिए अब ये कालादान परियोजना के बाद ये भी हो जाएगा, इसीलिए ये प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट माना जा रहा है। और ये समझिए कि सितबे बंदरगाह की शुरुआत के बाद भारत ने निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। यह कामयाबी सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं है, या यह कामयाबी आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कनेक्टिविटी की वजह से है, बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से भी यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए 1991 का साल जो है उस पर लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई गई थी, यानी कि पूरब की तरफ देखो। हमारे जो नीति निर्माण करता है उन्होंने ऐसी परिकल्पना की कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहां पर यदि डेवलपमेंट करना है तो निश्चित तौर पे आपको ईस्ट की ओर देखना होगा। ईस्ट कहने का मतलब है जो आसियान कंट्री हैं, ठीक है। अब देखिए आपको मैं कुछ मैप से पहले बताता हूं कि यहां पर भारत है, और भारत कह रहा है कि पूरब की तरफ देखो। तो पूरब की तरफ ये म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, सिंगापुर, लाओस, ताइवान। तो इधर जो है भारत के नॉर्थ ईस्ट के तरफ जो आप जब बढ़ेंगे तो आसियान कंट्री में 13 जो हैं देश हैं। तो और उसका गेटवे कौन माना जाएगा, तो निश्चित तौर पर म्यांमार माना जाएगा। तो म्यांमार के साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उस वक्त जो है लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई गई थी, लेकिन समय के साथ ये जब परिवर्तन आया, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और भाजपा की सरकार ने कहा कि लुक ईस्ट से काम नहीं चलेगा, अब क्या करना पड़ेगा, एक्ट ईस्ट करना पड़ेगा। सिर्फ पूरब की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, बल्कि आगे बढ़ के आप पहल कीजिए, उस तरफ आगे बढ़िए। और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है म्यांमार। म्यांमार जो है गेटवे है आसियान कंट्री की तरफ। इसलिए आप देखते होंगे, आप लगातार अखबार पढ़ते होंगे, तो भारत और आसियान के जितने भी देश हैं उनका शिखर सम्मेलन होता है, द्विपक्षीय वार्ता भी होती है, और खुले मंच पर लोग बात भी करते हैं ताकि जो भी मुद्दे हैं उसका समाधान समय रहते ढूंढा जा सके। जैसा कि मैं पहले भी कहा हूं कि कालादान परियोजना जो है मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। अब मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जैसा कि पहले भी चर्चा की है कि सड़क भी इसके तहत बनाया जा रहा है, पुलों का निर्माण हो रहा है, और फ्लोटिंग बैराजों का निर्माण किया जा रहा है,
और इसके अलावा जो है पोर्ट बनाया गया है, रोड बनाया गया, तो काफ़ी व्यापक स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। अगर आप न्यूज़पेपर की कटिंग के देखें तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत डिटेल से इस प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। चूँकि अब सभी टॉपिक पर चर्चा करना बहुत संभव तो नहीं है कम समय में, लेकिन जैसा कि यहाँ आप देख रहे होंगे, गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इसे कहा गया है इस प्रोजेक्ट को। यदि भारत इस प्रोजेक्ट को कामयाबी से पूरा कर लेता है तो निश्चित तौर पे दक्षिण एशिया के तरफ भारत की जो एक्ट ईस्ट की नीति है उसमें एक यह मील का पत्थर साबित होगा, और लगातार भारत इस पर अच्छा काम कर भी रही है। रखाइन प्रांत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अब जानना जरूरी हो गया है। जैसा कि हमारा टॉपिक था कि कौन सा प्रांत है म्यांमार का जिस पर भारत, चीन और बांग्लादेश तीनों की नज़र टिकी हुई है, तो वह प्रांत कहीं ना कहीं रखाइन प्रांत है। रखाइन प्रांत देख लीजिए, यह म्यांमार का पूरा मैप है और इसका ये जो हिस्सा पड़ जाता है, देखिए यह जो रेड वाला स्टेट जो पड़ता है एक राज्य है। इस राज्य की तकरीबन आबादी आप देखेंगे तो 21 लाख के आसपास इसकी आबादी है। 21 लाख के आसपास इसकी आबादी है। दूसरा, इस राज्य की एक और खासियत है कि यहाँ पर तकरीबन अधिकांश जो जनसंख्या है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे बौद्धिस्ट ज्यादा रहते हैं। ये 21 लाख में 20 लाख की आबादी जो है तकरीबन बौद्ध धर्म की है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसका एक कारण है। रखाइन प्रांत जो है यहीं पे रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, और रोहिंग्या मुसलमान आप जानते हैं कि दुनिया भर में शरणार्थी जो सबसे बड़े पीड़ित माने जाते हैं, इनको यहाँ से भागना पड़ा और अलग अलग, कुछ भारत भी आ गए, कुछ बांग्लादेश गए और वहाँ पे शरण लेना पड़ा। तो ये जो 1 लाख आबादी बची हुई है, 20 लाख तो बौद्ध हो गए और 1 लाख जो कुल आबादी का वो रोहिंग्या थे। तो यहाँ पर इन पर काफ़ी अत्याचार हुआ था और यह मसला जो है लगातार चर्चा में चला आ रहा है। इसलिए भी रखाइन प्रांत काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा इस नज़रिए से। चलिए अब यहाँ देखते हैं, और अभी जो सितवे बंदरगाह है वो कहीं न कहीं रखाइन प्रांत में ही है, इसीलिए यह भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। म्यांमार के उत्तर पश्चिमी घाट में है। ठीक है, ये लोकेशन देख लीजिए इसका। उत्तर पश्चिमी तट पर एक शहर है जिसका नाम है सितवे। ये रखाइन प्रांत की राजधानी भी पड़ती है। वर्मा की स्थानीय भाषा के अनुसार इस नाम का मतलब होता है जंग वाली जगह, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर लगातार युद्ध होता रहा है, लगातार जो है वहां पर अलग अलग तरह के युद्ध लड़े जाते रहे। अब ये बात जो है सिर्फ नाम से नहीं बल्कि काम से भी देख लीजिए। ऐसा इसका इतिहास ही रहा है कि इसका नाम ही इस तरह का पड़ गया है। साल 1784 में देखेंगे तो वर्मा के राजा हुआ करते थे वोद्व पाया ने जब इस प्रांत पर हमला किया था, तब वहां के जो लड़ाके थे रखाइन प्रांत के, तो कालादान नदी का मैंने लोकेशन आपको दिखाया था, उसके किनारे के जो बसे हुए लड़ाके थे उन्होंने बहुत अच्छे से सामना किया उनका। ये जो राजा थे यहाँ बोध पाया, इनका टक्कर दिया, इनको अच्छा मुकाबला इनसे किया। और उसके बाद समय जब बढ़ता है, जब अंग्रेजी हुकूमत आती है 1825 में अंग्रेजों के साथ एंग्लो वर्मा युद्ध, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, एंग्लो वर्मा युद्ध हुआ था। उस वक्त जो है यहाँ पर अंग्रेजी फौज जो थी सितवे के तट पर शहर के प्राचीन अखया एवं डॉक्टर पैगोडा के इर्द गिर्द अपनी छावनी बना करके यहाँ रही थी। कुछ इतिहासकार यहाँ भी कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो थे और इनकी जो नेतृत्व वाली फौज थी आज़ाद हिंद फौज, इसने जापानी सेना के साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ आप जानते हैं लड़ाई लड़ी, और वहाँ पर ये नागालैंड की जो राजधानी अभी है कोहिमा, उसको तो विजय प्राप्त कर ही लिया उस पर, यानी कि अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ा लिया, और साथ ही साथ अराकान में भी जीत हासिल कर ली थी। आज़ाद हिंद फौज की बात कर रहा हूँ। अराकान का नाम उस वक्त हुआ करता था जो अराकान अभी रखाइन है, यानी कि रखाइन को ही उस वक्त अराकान कहा जाता था। ठीक है, तो काफ़ी ऐतिहासिक शहर है। अब देखिए कैसे कैसे जंग यहाँ हुए हैं, इसीलिए इस जगह का नाम जो है वहाँ के स्थानीय भाषा में जंग वाली जगह इसे कहा जाता है, जहाँ पे युद्ध होता रहे। चलिए, रखाइन प्रांत के बारे में हम समझ गए हैं, तो उसके बाद सबसे पहले समझ लेते हैं कि रखाइन का महत्व क्या है। आज की वैश्विक राजनीति में ऐसी कौन सी वजह है जिसके वजह से यह जगह जो है, यह प्रांत जो है लगातार पिछले 4-5 साल से लगातार इंटरनेशनल रिलेशन का एक टॉपिक रहा है, दिलचस्पी इस पर लोगों की बनी हुई है। म्यांमार सरकार की 2014 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक रखाइन की कुल आबादी जो है करीब 21 लाख बताई गई थी, जिसमें 20 लाख बौद्ध हैं और 1 लाख, जैसा कि मैंने आपको कहा, मुस्लिम आबादी है, रोहिंग्या मुसलमान है। अब इस मैप को जरा आप देख लीजिए, इस मैप से बहुत कुछ आप समझ जाएंगे कि रखाइन का महत्व क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि रखाइन प्रांत ये पड़ जाता है, ये रेड जो देख रहे हैं उत्तर पश्चिम जो इस म्यांमार का है, तो यहीं पर, और यहीं पर पड़ता है सितवे।
अब रखाइन का एक लोकेशन देखिए, निश्चित तौर पर समुद्र के किनारे है, तो यहाँ बंदरगाह की अपार संभावनाएं बनने की। भारत में ने सितवे शहर में सितवे बंदरगाह बना भी दिया है, जो कलादान परियोजना का है। अब यहाँ से कनेक्टिविटी एक तरफ से देखिए भारत के तरफ जाता है, मणिपुर के तरफ यहाँ से रोड मार्ग से चला जाएगा, मिजोरम के तरफ जाएगा, बांग्लादेश के तरफ कनेक्टिविटी जाएगा, और इसके बाद यहाँ से बांग्लादेश के ढाका से होते हुए और वेस्ट बंगाल कोलकाता तक जाएगा, और वेस्ट बंगाल से एक समुद्री मार्ग तो यहाँ तक सितवे तक आ ही गया है। इसके अलावा यहाँ से आप थाईलैंड वगैरह भी जा सकते हैं। तो ये जो है कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण जगह हो जाता है। और निश्चित तौर पर चूंकि यहाँ रोहिंग्या का मुद्दा उभर करके सामने आया, इसलिए वैश्विक पटल पर इस राज्य की, इस प्रांत की, इस जगह की चर्चा काफी बनी हुई है। साल 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हो गया। यहाँ की जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, आंग सांग सूची का नाम आपने सुना होगा। आंग सांग सूची जो है काफ़ी प्रसिद्ध महिला रही हैं, और म्यांमार में डेमोक्रेसी लाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो उनके शासन व्यवस्था को, उनकी चुनी हुई सरकार को यहाँ के जो सेनाध्यक्ष थे उनके द्वारा पलट दिया गया, और फिर वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार की समाप्ति हो गई और तानाशाही शासन व्यवस्था आ गई। फौजी सरकार और जातीय अधिकार की मांग कर रहे कम से कम 1 दर्जन जो है विद्रोही गुटों में टकराव जो है उसके बाद फिर से शुरू हो गया है। जैसा कि देख रहे होंगे आंग सांग सूची है, लोग अपने हाथ में देखिए ये तस्वीर लिए हुए हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो सेनाध्यक्ष हैं उसके खिलाफ मोर्चा दिखाए जा रहे हैं आपको। लोगों की ये मांग है कि जो हमारी चुनी हुई सरकार थी उसे वापस लाया जाए। जब ये सेना तख्ता पलट हुआ तो वहां के सेनाध्यक्ष के द्वारा वहां पर जितने भी दल थे सभी दल को भंग कर दिया गया। तो उसके बाद अब वहां कोई दल ही नहीं बचा और सेना के द्वारा वहां पर शासन चलाया जा रहा है। ध्यान रखना है, कहा यह भी जाता है कि सैन्य शासन जो वहां लागू हुआ है उसमें कहीं न कहीं चीन का हाथ है। तो इसीलिए यह जगह और भी अब महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि म्यांमार जो है हमारा जो है वहां से एक तरह से बेटी रोटी का रिश्ता है। म्यांमार के साथ हमारा हमेशा ही मित्रवत जो है एक संबंध रहा है। हमारे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इस राज्य की सीमा वहाँ से साझा होती है। इस स्थिति में यदि सैन्य तख्तापलट वहाँ हुआ है और म्यांमार का झुकाव चीन के तरफ हो जाएगा तो यह हमारे लिए और समस्या का कारण बन जाएगा। नॉर्थ ईस्ट ऐसे ही उग्रवाद में उलझा हुआ है, जैसा कि अभी आप मणिपुर में ही भी देख रहे होंगे किस तरह की हिंसे झड़प हो रही है। तो उस दौरान ये जरूरी हो जाता है कि म्यांमार में सब कुछ शांतिपूर्वक चलता रहे। अगर म्यांमार में कुछ उठापटक होता है तो उसका असर भारत पे पड़ना तय माना जाएगा, और खास करके जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उस पर असर तो पड़ेगा ही। इन सब में सबसे ज्यादा संवेदनशील मामला रखाइन प्रांत का है, जिसके म्यांमार के बाहर भी तार जुड़े हैं, जिसपे हमने बात की। म्यांमार के बाहर तार जुड़े हैं, इसका कहने का मतलब है रोहिंग्या शरणार्थी की बात मैं कर रहा हूं। रोहिंग्या मुसलमान हिंसा का शिकार होने के बाद रखाइन में पहले ही बांग्लादेश से खदेड़े जा चुके हैं, जो कॉक्स बाजार के कैंपों में रह रहे हैं। कॉक्स बाजार जो है यहाँ पे देखिए बांग्लादेश का एक जगह है जो एकदम समुद्री किनारे पे है। यहाँ पर लोग देख रहे होंगे आप शरणार्थी बनकर कैंप में अपना समय गुजार रहे हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान थे। कभी अगर डिटेल से चर्चा चला तो रोहिंग्या पर एक टॉपिक बनाएंगे, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। चीन रखाइन होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपनी पहुंच बनाना चाहता है। चीन चाहता है कि वह साउथ चाइना सी से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुंच सके। उसके लिए रखाइन प्रांत उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और भारत को भी उम्मीद है कि ये जो कालाधन प्रोजेक्ट चल रहा है उसके तहत यह जो बंदरगाह बनाया गया है सितवे बंदरगाह, इसके बाद वहां पर भारत को आर्थिक लाभ मिलने की बहुत अच्छी खासी उम्मीद है। कालाधन बंदरगाह, अब यहाँ भारत का हित क्या है इसको डिटेल से देखते हैं। ठीक है, हम तीनों ही कंट्री का हित देख लेते हैं कि रखाइन प्रांत से क्या क्या जुड़ा हो सकता है। भारत के नजरिए से भी, चीन के दृष्टिकोण से भी, और बांग्लादेश का क्या हित है, हम बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारत का यहाँ पर क्या हित जुड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर जब भी रखाइन प्रांत की बात की जाएगी और भारत की बात की जाएगी तो कालाधन प्रोजेक्ट की बात की जाएगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सितवे पोर्ट यहाँ है और कोलकाता से इसकी कनेक्टिविटी यहाँ हो चुकी है, और फिर सड़क मार्ग के थ्रू हम पहुँच जाते हैं कहाँ पर, मिजोरम में। ठीक है, अब यहां समझिए कालाधन बंदरगाह प्रोजेक्ट के सफल हो जाने के बाद अब म्यांमार में व्यापार और बिजनेस के लिए बांग्लादेश पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि हमें पहले बांग्लादेश को क्रॉस करके आना पड़ता था, इसीलिए हमारी समस्या बहुत हो जाती थी और लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी बढ़ जाता था। तो अब जब हमारा इस तरह से ही संबंध जुट गया है तो हमें बांग्लादेश पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। तो आयात निर्यात में ना केवल सुविधा होगी बल्कि लागत कॉस्ट जो है, लागत कीमत जो है वह भी कम हो जाएगा। और भारत के पूर्व
पूर्वोत्तर क्षेत्र जो हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे 7 सिस्टर्स स्टेट हैं, वह प्राकृतिक संसाधनों से प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं, पर उसका हम अभी तक सही से दोहन नहीं कर पाए। दोहन तो बहुत दूर की बात है, हम सही से उपयोग भी नहीं कर पाए हैं उन प्राकृतिक संसाधनों का। तो इस दौरान क्या होगा, यदि ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो निश्चित तौर पर नॉर्थ ईस्ट के लिए यह वरदान होने वाला है। और इस नई परियोजना से भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में, बल्कि उत्तर और मध्य म्यांमार में नए व्यापार और परिवहन और बिजनेस को भी बढ़ावा मिल सकता है, भारत की ये उम्मीद है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि भारत की जो लैंडलॉक स्टेट हैं, ये 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट का, वहाँ पर जाने का जो एकमात्र मार्ग है, जो पश्चिम बंगाल के संकीर्ण जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको कहते हैं, यहाँ पर चिकन नेक की स्थिति दिखाई गई यहाँ पर। तो अभी ये 26 किलोमीटर का चौड़ाई इसका है। यदि ये ब्लॉक हो जाता है तो निश्चित तौर पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बाद देखिए हम नॉर्थ ईस्ट तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। और यहाँ पर लगातार चीन की नज़र रहती है, गतिरोध बना रहता है। आपने पहले भी सुना होगा कि यहाँ पे डोकलाम को ट्रांजैक्शन है, वहाँ पर विवाद हुआ था जो कि चीन के साथ भारतीय सैनिक का। तो यहाँ पर यह क्षेत्र हमारे लिए बहुत संवेदनशील हो जाता है सामरिक दृष्टिकोण से। तो इस जगह पर पहुँचने के लिए ये जो 7 सिस्टर स्टेट हैं, चाहे वो असम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। अब यहाँ जैसे कि आप देखिए मणिपुर में हिंसा लगातार अभी उग्र रूप में है, नागालैंड में लगातार हिंसा चलती रहती है। तो इस स्थिति में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि केवल एक रूट हमारे पास ना हो इस जगह पर पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर इसी चीज को देखते हुए कि हम वेस्ट बंगाल से सीधा अब हम म्यांमार से जुड़ सकते हैं सिटवे बंदरगाह के थ्रू, और फिर यहाँ से जैसा कि आप जानते हैं कि सड़क मार्ग के जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में पहुंच सकते हैं। तो यह एक फायदा भारत के लिए जरूर हो जाएगा। भारत को अपने सामरिक आर्थिक हितों को पूरा करने में भी इसका लाभ मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि भारत के लिए बहुत जरूरी हो जाता है नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा, और वो जो चिकन नेक जिसको कहा जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर का, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत हो जाएगी। और आर्थिक हित तो निश्चित तौर पर इससे जुड़ा हुआ है ही, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। क्योंकि म्यांमार जो है चीन का भी पड़ोसी देश है, बांग्लादेश का भी पड़ोसी देश है, और जब से सैन्य तख्ता पलट हुआ है इसका झुकाव चीन की तरफ हो जाता है, इसीलिए यहां जरूरी हो जाता है। यहां ध्यान रखिए कि रखाइन प्रांत में 20 लाख बौद्ध हैं, तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर ये भारत के लिए होगा। सॉफ्ट पावर भारत के लिए क्यों हो जाएगा? देखिए इंटरनेशनल रिलेशन की जब भी बात करें ना, तो ऐसे टर्म का इस्तेमाल आप आंसर राइटिंग में जरूर कीजिए। सॉफ्ट पावर करने का मतलब हुआ कि जैसे देखिए आप मनोरंजन के थ्रू जुड़ते हैं, फिल्मों के जरिए जुड़ते हैं, या फिर आपके रहन सहन एक जैसा है, जैसा कि यहाँ पर धर्म के संस्कृति सभ्यता जुड़ती है। तो भारत जो है बौद्ध धर्म का एक तरह से कह सकते हैं कि शुरुआती जगह रहा है। बौद्ध की संख्या अच्छी खासी है और 20 लाख वहां पे रखाइन प्रांत में है, तो निश्चित तौर पर भारत से इसका धार्मिक आधार पर जुड़ाव हो जाता है। इसीलिए सॉफ्ट पावर भारत के लिए है, भारत इसका इस्तेमाल करता रहा और अच्छे से करेगा भी आगे। रोहिंग्या मुसलमान का मुद्दा उभर करके जब सामने आता है, तो भारत में भी बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, जो भारत सरकार के लिए एक संवेदनशील मुद्दा भी है। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाएगा कि म्यांमार के साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा रहे। अब अगर आप म्यांमार को लेकर के देखिए, तो यहाँ पर भारत के साथ भी ये सीमा रेखा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ भी इसकी स्थिति है और चीन के साथ भी इसकी स्थिति है। तो निश्चित तौर पर यह तीनों देश के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसलिए भारत का नजर इस पर होना चाहिए। अब चीन का हित देख लेते हैं कि चीन का हित क्या जुड़ा हुआ। जब भी चीन की हित की बात किसी भी देश के साथ आती है, तो एक चीज समझ लीजिए कि चीन की पॉलिसी ही है विस्तारवाद की नीति। तो कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्री को बढ़ाता रहता है, या फिर वह जो है उसकी जो आर्थिक स्थिति है, तो आर्थिक स्वार्थ उसे कहना ज्यादा सही होगा। चीन निश्चित तौर पर इसको लेकर के बढ़ता है और कनेक्टिविटी पे वो बहुत फोकस करता है कि कनेक्टिविटी उसका बेहतर हो जाए बाकी देशों के मुकाबले में। तो चीन का यहाँ पर एक जो मुख्य फोकस है म्यांमार को लेकर के, वह यह है कि यहाँ जो साउथ चाइना है इसको किसी तरह से जगह मिल जाए और यहाँ तक पहुँचने के लिए, बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने के लिए, मोटा मोटी बात यही है। और उसके लिए सबसे अच्छा जगह ये हो सकता है रखाइन प्रांत। यदि रखाइन प्रांत में उसको रुकने के लिए यहाँ पर कुछ जगह हो जाता है, जैसे भारत को सिटवे बंदरगाह हो गया जगह, तो ऐसे ही कुछ यहाँ मिल जाता है इसको जगह, तो इसके लिए बहुत अच्छी कंडीशन हो जाएगी। चीन पहले से ही अपने हितों की रक्षा के लिए कथित तौर पर रखाइन में सक्रिय रहा है, और चीन का रखाइन प्रांत में निजी हित भी जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रमुख हित है दक्षिणी चीन और बंगाल की खाड़ी के बीच ट्रांसपोर्ट और आर्थिक कॉरिडोर को बनाए रखना। और यहाँ पर निश्चित तौर पर वह चाहेगा
कि साउथ चाइना सी से वहां पर बंगाल की खाड़ी तक उसे पहुंचने के लिए जगह मिल जाए। बांग्लादेश का क्या हित जुड़ा हुआ है इसको समझिए। रोहिंग्या मुसलमान जो है बांग्लादेश के लिए निश्चित तौर पर ऐसा कहना चाहिए कि एक शिरदर्द लंबे समय से बना हुआ है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर रखाइन प्रांत में विवाद होता है, झड़प होती है बौद्ध के बीच में और रोहिंग्या मुसलमानों के बीच में। रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ से अपना घर बार छोड़ करके भागना पड़ता है, भारत में भी आते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में जो रोहिंग्या मुसलमान है वो बॉर्डर नज़दीक होने की वजह से बांग्लादेश की तरफ मूव करते हैं। और वहाँ पर एक बाजार है जिसका नाम है कॉक्स बाजार। कॉक्स बाजार में बहुत बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी पहुंच जाते हैं। तो वहां पर बांग्लादेश सरकार को मानवता के आधार पर मानवाधिकार को देखते हुए उनके रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है, जो कि यहाँ उन्होंने किया भी है। लेकिन उस समय से बांग्लादेश सरकार चाह रही है कि यहाँ स्थिति अच्छी हो जाए और ये वापस रोहिंग्या आ जाए। लेकिन रोहिंग्या में स्थिति अच्छी हो तब तो वहाँ लगातार हिंसा भड़क रही है। उम्मीद की जा रही थी कि लोकतांत्रिक सरकार की वजह से ये चीज होगा, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार तो यहाँ बन ही नहीं पाई, उलट तख्ता फेर हो गया। उसके वजह से यह मुद्दा और नहीं सही हो पाया है और बांग्लादेश के लिए ये शरणार्थी जो हैं सरदर्द बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पर बांग्लादेश यही चाह रही है कि रखाइन प्रांत में स्थिति सुधरे और शरणार्थी उसके यहाँ से वापस चले जाए, क्योंकि यदि शरणार्थी वहाँ रहते हैं तो ये जो सीमा रेखा है, ये जो शांति व्यवस्था यहाँ नहीं बनी रहेगी, भंग रहेगी, तो ये सीमा रेखा जो है बांग्लादेश का, इस पर बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, यहाँ पर पेट्रोलिंग करना पड़ेगा, मिलिट्री बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसके लिए खर्चा बढ़ जाएगा, आर्थिक बोझ बढ़ेगा बांग्लादेश पे। और बांग्लादेश की इकोनॉमी को देखते हुए अभी यह बिल्कुल भी सही नहीं लगता कि उस पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ आ जाए। इसलिए बांग्लादेश चाहती है कि रखाइन प्रांत में सभी चीज शांतिपूर्वक हो और ये लोग यहाँ पर वापस आ जाएं। लेकिन फिलहाल अभी ये स्थिति नजर नहीं आती दिख रही है। दक्षिण एशिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जो पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब दक्षिण एशिया की बात आती है तो निश्चित तौर पर भारत और चीन दो ऐसे जगह हैं जो दो महाशक्तियां जगह पर कहीं न कहीं दोनों का हित टकराता है। साथ ही ये जो हिंद महासागर है, हिंद प्रशांत का पूरा रीजन देखेंगे तो यह क्षेत्र जो है काफी महत्वपूर्ण हो चला है पिछले कुछ समय में राजनीतिक वजहों से, इसीलिए सबकी नजर इस एरिया पर पड़ती नजर आती है। तो सबसे पहली चीज जो हो जाती है वह आर्थिक वर्चस्व की लड़ाई यहां तीव्र होने की पूरी संभावना है। भारत सरकार देखिए यहां पर जो म्यांमार में कहीं न कहीं जो पोर्ट बनाई है अपनी आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए, वहीं चीन चाह रही है कि साउथ चाइना से वे ऑफ बंगाल में उसे जाने का रास्ता मिल जाए। तो कहीं ना कहीं समुद्री मार्ग हम दोनों ढूंढ रहे हैं, भारत भी और चीन भी। और समुद्री मार्ग ढूंढने का मतलब है कि हम चाह रहे हैं कि हमारी जो लागत कॉस्ट है आयात निर्यात की वह कम हो जाए। तो आर्थिक वर्चस्व और भी तीव्र होने की संभावना दक्षिण एशिया में प्रबल दिख रही है और म्यांमार की आंतरिक राजनीति पर प्रभाव पड़ना बिल्कुल तय माना जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस खींचतान में देखा जा रहा है कि चीन का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है। सैन्य शासन को कहीं न कहीं पिछले दरवाजे से चीन की मदद मिल रही है ऐसा माना जाता है, जबकि भारत चाहेगा कि म्यांमार में चुनी हुई सरकार हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, चूंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ताकि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहां पर शांति व्यवस्था बनी रहे। सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा, भारत जैसे देश पर सामाजिक प्रभाव इसका पड़ भी रहा है, न सिर्फ भारत पर, बांग्लादेश पर। चूंकि यहां पर देखिए भारत में मुस्लिमों की संख्या भी अच्छी खासी है, रोहिंग्या वहां से शरणार्थी बन के आए, भारत की आंतरिक राजनीति में यह डिबेट चल पा रहा। कुछ लोगों का मानना है कि बाहर से जो शरणार्थी आ रहे हैं और खास करके ऐसे शरणार्थी जिनको मतलब वो एक तरह से दखल अंदाजी करके आ रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं छिपके आ रहे हैं, उनको कार्ड नहीं दिया गया है या भारत सरकार उनको वैध रूप से वो नहीं आ रहे हैं, तो उसको लेकर के विवाद बना हुआ है। बौद्ध धर्म की भी काफी अच्छी खासी संख्या है, तो राजनीतिक वजह मिलेगा। ठीक बांग्लादेश के साथ भी यही है। बांग्लादेश कॉक्स बाजार में कैंप लगा के रखी हुई तो है रोहिंग्या शरणार्थियों को, लेकिन चाह रही है कि जितनी जल्दी इससे छुटकारा मिल जाए। तो सामाजिक प्रभाव देखने को मिलेगा ही और सामरिक प्रभाव निश्चित तौर पे बढ़ेगा। इस क्षेत्र में जब आर्थिक वर्चस्व की लड़ाई होगी तो यहाँ पर हथियारों का होड़ बढ़ सकता है, तो सामरिक दृष्टिकोण से यह जगह काफी महत्वपूर्ण होगा भारत के लिए। भारत का ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको देखते हुए हो जाएगा कि यहाँ से भारत को एक रास्ता मिलेगा। तो भारत भी चाहता है कि रखाइन प्रांत में हम अपना हित साधें, वही चीन चाहता है कि उसका वर्चस्व बढ़े। बांग्लादेश के अपने हित जुड़े हुए हैं, तो चीन हो, भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, तीनों इस कैंडी का स्वाद चखना चाहते हैं। उस कैंडी का नाम क्या है, रखाइन। म्यांमार में हर पल जो है तेजी से स्थिति बदलती जा रही है। कहीं ना कहीं राजनीतिक जो इस उठापटक है वह जारी है, सामाजिक उठापटक भी जारी है। तो यह कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आगे म्यांमार की स्थिति क्या रहने वाली है। इसमें यह जो तीनों पड़ोसी देश हैं निश्चित तौर पे इस होड़ में लगे हुए हैं कि हमें इस स्थिति का फायदा मिल जाए।
और म्यांमार की राजनीतिक स्थिति अभी बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि सैन्य शासन वहाँ है, लोकतांत्रिक शासन जो चुनी हुई थी आंग सान सू ची का, उसका तख्ता पलट हो गया है। तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। संभव है कि यह भी कुछ जानकार कह रहे हैं कि संभव है आगे चल के गृह युद्ध की स्थिति बन जाए। और भारत को फिर इसमें क्या करना चाहिए? निश्चित तौर पे गुजराल सिद्धांत का पालन करना चाहिए। गुजराल सिद्धांत कहने का मतलब हुआ कि आपको बड़े भाई की भूमिका में रहनी चाहिए। म्यांमार आपका छोटा एक पड़ोसी देश है, तो उसको कुछ मामलों में आप छूट दें, ठीक है। जैसे सितवे बंदरगाह किया गया इस पे काम, तो निश्चित तौर पे भारत वैसे कर भी रही है इस चीज को। भारत ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, कालाधन प्रोजेक्ट में भी भारत ने अपनी तरफ से बहुत पैसा लगाया है। तो भारत को बस यही करते रहना है कि गुजराल सिद्धांत को आप जो है फॉलो करते रहिए, नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी अपनाइए, आपका काम चलता जाएगा। तो फिलहाल इस टॉपिक में इतनी ही बातें रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो एक हमारा टॉपिक था काफी विस्तृत रूप से हमने इस पे चर्चा किया है, काफी अहम अहम पहलुओं को हमने छुआ है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आज का यह लेक्चर आपके पठन पाठन को समृद्ध बनाने में सहायक सिद्ध होगा। जल्दी हम किसी नए मुद्दे के साथ आपसे जुड़ेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।